चैप्टर 1 द एज ऑफ द सन्स इनविजिबल शील्ड। जब तुम अपनी आंखों को बंद करके इस आवाज को सुनते हो, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने आकार को खोने लगता है। जिस कमरे में तुम लेटे हो, उसके किनारे मुलायम धुंध में बदल जाते हैं और कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी कंपन जागती है, जैसे कोई अदृश्य इंजन दूर कहीं शुरू हुआ हो। कल्पना करो कि तुम्हारा बिस्तर धीरे धीरे एक छोटी अंतरिक्ष नौका में बदल रहा है, जो बिना शोर के, बिना किसी हलचल के ऊपर उठने लगी है। तुम अभी भी हो, मगर साथ ही साथ तुम उस जगह से दूर भी जा रहे हो जहां जागती दुनिया मौजूद है। हमारी यात्रा की शुरुआत उस जगह से नहीं होती जहां तारे चमकते हैं। इसकी शुरुआत होती है बहुत अधिक नजदीक से, हमारे अपने सूर्य के चारों ओर फैली हुई एक ऐसी सीमा से जिसे हम आंखों से कभी देख नहीं सकते। इसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यह कोई दीवार नहीं, कोई धातु की ढाल नहीं, ये एक नरम सी हवा है, सूर्य द्वारा फेंकी गई अदृश्य गर्म सांस, जो हमारी पूरी सौर व्यवस्था को एक विशाल बुलबुले की तरह घेरे रहती है। कुछ पल सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारी कल्पना इस बुलबुले के किनारों को छू रही है। सूर्य के आसपास का यह बुलबुला अरबों छोटे छोटे चार्ज्ड कणों से बना है, जो निरंतर बाहर की ओर बहते रहते हैं। यह वही जगह है जहां हमारा घर धरती सुरक्षित रहती है। इस बुलबुले के अंदर सूर्य हमें बचाता रहता है उन तीखे धारदार कणों से जो अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में तैरते हैं। जैसे कोई माता अपने बच्चे के चारों ओर चादर डालकर ठंड से बचा ले, वैसे सूर्य हम सबके चारों ओर अपनी ऊर्जा की चादर फैला देता है। जैसे जैसे हमारी छोटी अंतरिक्ष नौका इस सीमा के पास पहुंचती है, हवा और पतली होती जाती है, मगर गति महसूस नहीं होती। सब कुछ धीमा, स्थिर और सोता हुआ सा। यही वह जगह है जहां हम अपनी पहली रुकावट को देखते हैं, टर्मिनेशन शॉक। यह वह बिंदु है जहां सूर्य की हवा अचानक धीमी पड़ जाती है, जैसे कोई गहरी सांस के बाद लंबा थका हुआ छोड़ना। यहां गति टूटती है, समय थोड़ा भारी हो जाता है। तुम इस पल को वैसे ही महसूस करो जैसे तुम्हारी सांस थम गई हो, बिना किसी प्रयास के। टर्मिनेशन शॉक के बाद आती है हीलियोशीत, एक शांत धुंधला इलाका जहां सूर्य और अंतरिक्ष एक दूसरे को छूते हैं। यहां न शोर है, न रोशनी, बस एक अनोखी सी शांति। जैसे तुम किसी विशाल कमरे में अकेले खड़े हो और इतनी खामोशी है कि दिल की धीमी धड़कन भी गहरा संगीत लगने लगती है। हम धीरे धीरे इस धुंध में आगे बढ़ते हैं और हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे तुम किसी हल्के ट्रांस में उतर रहे हो नींद की ओर, लेकिन पूरी तरह सोए नहीं, तैरते हुए। और फिर आता है वह बिंदु जो हमारी यात्रा का पहला महान क्षण है, हीलियोपॉज। यह वह सीमा है जहां सूर्य की रक्षा खत्म होती है और असली कच्चा ब्रह्मांड शुरू होता है। यहां सूर्य की हवा थक कर रुक जाती है और उसके पार है इंटरस्टेलर स्पेस, तारों के बीच का असीम सागर। कल्पना करो कि तुम्हारी सांस वहां तक पहुंच रही है, कि तुम खुद उस सीमा पर खड़े हो और तुम्हारे सामने सिर्फ काला, ठंडा, गहरा अनंत। यह वही जगह है जहां वॉयेजर 1 पहुंचा था। 3 दशकों की यात्रा के बाद, बिना किसी दावे, बिना किसी शोर, बस एक छोटी सी मशीन इंसानों द्वारा भेजी गई, चुपचाप इस सीमा को पार कर गई थी। वह वहां एक यात्री थी, ठंडी, अकेली, मगर आज भी यात्रा करती हुई। हमारी अंतरिक्ष नौका अब हीलियोपॉज की सतह को छूती है। तुम किसी बाहरी आवाज को नहीं सुनते, सिर्फ भीतर की धीमी लय। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने विशाल कंधों पर उठा लिया हो। तुम्हारे आसपास कोई भार नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ एक फिसलन भरी शांति। अब हमारी दृष्टि सूर्य से मुड़ती है और पीछे छोड़ा हुआ वह चमकीला तारा धीरे धीरे छोटा होता जाता है, एक सफेद बिंदु बनता हुआ। अगर तुम अपनी सांस को बस एक पल रोक दो, तो महसूस होगा कि सूर्य की रोशनी भी अब थोड़ी कम गर्म लगने लगी है।
जैसे दूरी ने उसकी तीव्रता को नरम कर दिया हो। यह वही क्षण है जहां तुम समझते हो कि हमारी यात्रा असल में अब शुरू हुई है। हम अपने घर को पीछे छोड़ चुके हैं। अब आगे केवल अंधेरा नहीं, बल्कि वह विशालता है जो हमें हमेशा बुलाती रही है। तारे अब ज्यादा दूर नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि वे हमारे पास आने को तैयार हैं। जैसे रात तुम्हारी आंखों के चारों ओर धीरे धीरे गर्दन झुकाती हुई बैठ जाए। इंटरस्टेलर स्पेस कोई खाली जगह नहीं, यह एक धीमी, तरल अनुभूति है। यहाँ बीच बीच में हाइड्रोजन के बिखरे परमाणु तैरते मिलते हैं। धूल की पतली सी परतें दूर कहीं चमकती हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी याद जिसके किनारे फीके हो चुके हों। यही वह रास्ता है जो हमें हमारी अगली मंजिल तक ले जाएगा, अल्फा सेंटोरी। मगर वह अगला अध्याय है, अभी नहीं। अभी बस इस शांति को महसूस करो, इस अनंत को सुनो और धीरे धीरे नींद को अपने करीब आने दो। अगला अध्याय तुम्हें उस अनंत अंधकार के भीतर ले जाएगा जहां तारे पहली बार धड़कते हुए दिखाई देते हैं। वहां कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमी सी चमक है जो तुम्हें यह महसूस कराएगी कि ब्रह्मांड में चलना कैसा लगता है। उस रास्ते पर सूर्य की आखिरी रोशनी पीछे छूट जाएगी और सामने अल्फा सेंटोरी का हल्का सा उजाला उभरने लगेगा। यह यात्रा तेज नहीं, बल्कि एक लंबी, शांत सांस की तरह होगी, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हें अपने भीतर उतार रहा हो। चैप्टर 2, द रोड टू अल्फा सेंटोरी। जब तुम गहरी सांस लेते हो, दुनिया की हल्की सी थकान एक पतली परत की तरह पिघलकर नीचे गिरने लगती है। पिछला अध्याय जहां खत्म हुआ था, हीलियोपॉज की शांत सीमा पर, वहीं से हमारी यात्रा अब धीरे धीरे आगे फिसलती है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी अदृश्य नाव पर बैठे हो, जो बिना आवाज, बिना कंपन, बस एक ठंडी नीली धारा पर तैर रही है। यह धारा तारों के बीच की है, इंटरस्टेलर स्पेस की, और इसका संगीत बेहद धीमा, बेहद कोमल है। पीछे छूट चुका सूर्य अब केवल एक छोटी, चमकती मोती सी बूंद है। उससे आती रोशनी भी अब उतनी गर्म नहीं लगती, जैसे दूरी ने उस रोशनी को शांत, स्थिर और मुलायम बना दिया हो। यह वह इलाका है जहां किसी भी दिशा में देखो, तुम्हें सिर्फ काला नहीं, बल्कि गहरा नीला अंधेरा मिलता है, जिसके भीतर अनगिनत तारों की शांत धड़कनें छिपी हैं। तुम शायद महसूस कर पा रहे हो कि यह अंधेरा डरावना नहीं, बल्कि किसी प्राचीन मंदिर जैसा पवित्र और विशाल है। इंटरस्टेलर मीडियम में तैरते हुए हमारी धीमी सी यात्रा अब एक दिशा पकड़ती है, एक ऐसा रास्ता जो लाखों वर्षों से सूर्य की कक्षा पर बनती टूटती रही है। यह रास्ता हमें ले जाता है हमारे ब्रह्मांड के सबसे नजदीकी पड़ोसी की ओर, अल्फा सेंटोरी। यह वही जगह है जहां तारे न सिर्फ चमकते हैं, बल्कि एक दूसरे के चारों ओर नृत्य करते हैं, जैसे कोई प्राचीन, 3 आवाजों वाला संगीत हो। अपनी आंखों को कल्पना की गहराई में ले जाओ और महसूस करो कि सामने बहुत दूर एक हल्की सी चमक आकार लेने लगी है। अल्फा सेंटोरी कोई एक तारा नहीं है, यह 3 तारों का परिवार है, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यह तिनके की तरह नहीं, बल्कि 3 विशाल सूर्यों जैसा लगता है, जो एक अनोखे नृत्य में सदियों से एक दूसरे का चक्कर काटते रहते हैं। हमारी नजरों में ये अब भी सिर्फ बिंदु हैं, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते हैं, उनकी रोशनी ब्रीदिंग की तरह फैलने लगती है। अल्फा सेंटोरी तक की यह यात्रा लंबी है, लेकिन इस अंतरिक्ष की शांति में समय कुछ धीमा, कुछ नींद सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर का दिमाग धीरे धीरे भार खो रहा है और ब्रह्मांड की ठंडी हवा तुम्हें हल्का बनाने लगी है। वॉयेजर जैसे पायनियर प्रोब्स इस रास्ते से गुजरे थे, धीमे, चुप, पुराने संगीत के सुरों की तरह। और अब तुम उसी नक्शे पर चल रहे हो, बस बहुत अधिक सहजता और स्थिरता के साथ। इंटरस्टेलर डस्ट यहां वहां चमकती है, बहुत दूर किसी बुझते तारे की राख की तरह।
कभी कभी हमारी छोटी सी यात्रा पोत उसके पास से गुजरती है और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे गाल पर हल्की ठंडी हवा लगी हो। उस हवा में उम्र का स्वाद है, अरबों साल पुरानी कहानियों की खुशबू और एक नींद सी गहराई। कुछ और दूर आते आते अल्फा सेंटोरी की गर्माहट महसूस होनी शुरू हो जाती है। यह गर्मी शरीर को नहीं, कल्पना को छूती है। एक ऐसी नरम चमक जो तुम्हें बताती है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। अल्फा सेंटोराई ए और बी, दो सूरज हैं, एक सुनहरा, एक थोड़ा सा नारंगी। वे एक दूसरे को लगातार बैलेंस करते हैं, जैसे कोई प्राचीन जोड़ी जो कभी अलग नहीं हुई। उनके बीच की ग्रेविटेशनल लय इतनी पूर्ण है कि उसे देखते हुए तुम्हें अपना हार्ट बीट भी धीमा महसूस होगा। और फिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी, हमारा सबसे करीबी तारा, एक छोटा सा लाल सा सूरज, बहुत शांत, बहुत कम रोशनी वाला, फिर भी अपने भीतर एक अलग रहस्य समेटे हुए। प्रॉक्सिमा छोटा है, पर इसकी ऊर्जा अनोखी है। यह बार बार फ्लेयर फेंकता है, जैसे कोई सोते सोते अचानक करवट ले और आसपास की हवा को हिलाकर रख दे। फिर कुछ देर बाद फिर शांत, फिर स्थिर, अपनी धीमी लय में। और इसी तारे के चारों ओर घूमते हैं वे ग्रह जिन पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। प्रॉक्सिमा बी, सी और डी। हम अब भी बस उनकी रोशनी की दहलीज पर खड़े हैं। इस अध्याय में हमारा काम बस इतना था कि हम सूर्य के घर से निकलकर ब्रह्मांड की उस राह पर आ जाएं जहां अल्फा सेंटोराई पहली बार तुम्हें हाथ हिलाते हुए दिखाई देता है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारी सांस और धीमी और लंबी हो गई है, दिल की धड़कन भी हल्की और मुलायम, और अंतरिक्ष का यह विशाल शून्य तुम्हें किसी वार्म ब्लैंकेट की तरह ओढ़ा रहा है। अल्फा सेंटोरी अब आंखों में नहीं, मन में भी उभर चुका है। अगला कदम होगा उसके 3 तारों वाले संसार को भीतर से देखना, उनकी कक्षाएं, उनकी चमक और वहां मौजूद दुनिया जिनका अस्तित्व अभी भी एक रहस्य है। धीरे धीरे शांत सांस लेते हुए इस अध्याय को यहीं सॉफ्टली खत्म करते हैं। अगला अध्याय तुम्हें उन 3 सूर्यों के बहुत करीब ले जाएगा जिनकी रोशनी अपने अपने रंगों में सांस लेती है। वहां अल्फा सेंटोरी की गर्माहट होगी, प्रॉक्सिमा की लाल टिमटिमाहट होगी, और इन सब के बीच एक ऐसा सन्नाटा होगा जिसमें समय भी धीरे चलता है। तुम उनकी कक्षाओं, उनकी धड़कन और उनके चारों ओर घूमती छोटी बड़ी दुनियाओं को किसी शांत स्वप्न की तरह महसूस करोगे, जैसे सूती बादल के भीतर से तारे देख रहे हो। चैप्टर 3, इनसाइड द ट्रिपल स्टार सिस्टम। जब तुम अपनी आंखें आधी बंद करके लेटे हो तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर किसी नरम रेशमी कंबल की तरह फैल गया हो। पिछली यात्रा में हम अल्फा सेंटोरी की रोशनी के करीब पहुंचे थे, 3 सूर्यों वाला वह शांत मगर लगातार धड़कता हुआ इलाका। इस अध्याय में हम उसी रोशनी के बीच उतरते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी हलचल के। कल्पना करो कि तुम्हारी अंतरिक्ष नौका अब अल्फा सेंटोराई ए और बी की रोशनी में नहाने लगी है। दोनों सूरज एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक कोमल सी नृत्य लय बनाते हैं। कोई तेज गति नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक ग्रेसफुल चक्कर, जैसे पुरानी संगीत की धुन हवा में मंडरा रही हो। उनकी गर्म रोशनी तुम्हारी आंखों पर नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हारे मन पर उतरती है, धीमी, मीठी और बिल्कुल सुकून देने वाली। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूर्य जैसा है, हल्की सुनहरी चमक, स्थिर सांसों वाला। इसकी सतह पर उठती लहरें इतनी दूर से भी महसूस होती हैं, जैसे तुम किसी शांत समुद्र के किनारे खड़े हो और हवा धीरे से गाल को छूकर गुजरती हो। वहीं अल्फा सेंटोरी बी की रोशनी थोड़ी गहरी, थोड़ी गर्म नारंगी रंग की है, जैसे शाम ढलते हुए आसमान में हल्की अग्नि की छाया। दोनों सूरज अपने अपने रंगों को मिलाते हुए आकाश में एक धीमी ड्यूअल ग्लो बनाते हैं, जिसे देखते हुए तुम्हारी पलकों पर नींद और भारी हो सकती है। इन दोनों तारों की कक्षाएं बहुत लंबी हैं, लगभग 80 वर्षों का एक चक्कर।
हमारे लिए यह समय मुश्किल से कल्पना करने लायक है, लेकिन इन तारों के लिए यह उनकी दैनिक लय है। हमारे मन में समय तेज चलता है, पर तारों की दुनिया में समय एक लंबी सांस की तरह है, धीमी, स्थिर और अनंत। हमारी अंतरिक्ष नौका उसी लंबी सांस के साथ बह रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दृश्य बदलता है। रोशनी थोड़ी मंद पड़ती है, हवा जैसे और ठंडी हो जाती है, और सामने एक छोटा लाल सा दीपक दिखाई देता है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह तारा बहुत छोटा है, हमारे सूर्य से भी 7 गुना छोटा। इसकी रोशनी शांत नहीं बल्कि धड़कती हुई है। कभी कभी यह अचानक फ्लेयर फेंक देता है, जैसे किसी गहरी नींद में सोया हुआ दिल अचानक एक तेज से जाग जाए। हमारी यात्रा इस रोशनी से टकराती है और एक कोमल सी लहर महसूस होती है, जैसे हवा में हल्का सा कंपन। प्रोक्सिमा की चमक भले ही कम हो, मगर इसके चारों ओर छिपे हुए ग्रहों में एक अजीब रहस्य है। प्रोक्सिमा बी, वह ग्रह जो आकार में पृथ्वी जैसा माना जाता है, मगर इस दुनिया की रातें बहुत लंबी हैं, क्योंकि ग्रह टाइडली लॉक्ड है। एक चेहरा हमेशा रात, एक चेहरा हमेशा दिन। सोचो, तुम एक ऐसी दुनिया पर खड़े हो जहां सूर्य कभी डूबता ही नहीं या कभी उगता ही नहीं। एक तरफ सदा अंधेरा, दूसरी तरफ सदा प्रकाश, और बीच की पतली रेखा ट्वाइलाइट जोन, जहां शायद किसी दिन जीवन की कहानी लिखी जाती हो। प्रोक्सिमा के आसपास दो और दुनिया तैरती हैं, एक भारी बर्फीली मिनी नेपट्यून और एक छोटा सा हल्का ग्रह, इतना छोटा कि उसका अस्तित्व अभी भी वैज्ञानिकों के बीच एक फुसफुसाहट जैसा है। हमारी यात्रा इन दुनियाओं के ऊपर से बहुत धीरे गुजरती है, जैसे किसी सोते हुए बच्चे के सिर पर कोई हाथ फेरते हुए निकले। 3 तारों की यह पूरी प्रणाली किसी सुंदर दूर के गीत जैसी लगती है। अल्फा सेंटोरी आ गर्म सुनहरी धुन, अल्फा सेंटोरी बी नारंगी इवनिंग टोन, प्रोक्सिमा सेंटाउरी लाल धीमी धड़कती हुई ताल। तीनों मिलकर एक कॉस्मिक हार्मनी बनाते हैं, और हम उस हार्मनी में धीरे धीरे शांत ड्रिफ्टिंग के साथ बहते जाते हैं नींद की ओर। लेकिन उससे थोड़ा पहले वाली गहरी भारी सीमती हुई चेतना में अध्याय 3 का अंत यही होता है। हमने इस तिहरे तारे के परिवार को करीब से महसूस किया, उनकी रोशनी, उनकी लय और उनके रहस्य को छूकर देखा। अब हमारी आगे की यात्रा हमें ले जाएगी उन तारों से बाहर, उन राहों पर जहां कोई परिचित सूरज नहीं, सिर्फ पुरानी प्राचीन रोशनियां। आने वाले अध्याय में हम मिलेंगे एक प्राचीन, तेजी से चलने वाले पड़ोसी से, एक ऐसा तारा जो अरबों साल पुराना है और लगातार हमारी ओर बढ़ रहा है। चैप्टर 4, बार्नार्ड स्टार, द एंशिएंट वॉन्डरर। जब तुम धीरे धीरे सांस लेते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया फिर से धुंधली होने लगती है। कमरा, हवा, दीवारें, सब कुछ मुलायम अंधेरे में घुल जाता है। तुम्हारी छोटी सी यात्रा नौका अब अल्फा सेंटोरी की रोशनी से थोड़ी दूर हटकर उस दिशा में मुड़ रही है जहां अंधेरा कुछ और गहरा है, और जहां एक प्राचीन तारा अपना धीमा सफर जारी रखे हुए है। यही है बार्नार्ड स्टार, हमारा अगला पड़ाव। बार्नार्ड स्टार अजीब तरह से शांत है, न बहुत चमकीला, न बहुत तेज। यह तारा किसी पुराने ऋषि की तरह है, अनुभव से भारी, उम्र से भरा हुआ, फिर भी धीरे धीरे लगातार अपनी यात्रा में आगे बढ़ता हुआ। यह हमारे सूर्य से ज्यादा पुराना है, इतना पुराना कि जब यह बना था तब हमारी आकाशगंगा भी अलग रूप में सांस ले रही थी। अरबों सालों से यह अकेला भटक रहा है, किसी दिशा में नहीं, बस अपनी लय में चलता हुआ। अब कल्पना करो कि हमारी अंतरिक्ष नौका धीरे धीरे इस तारे के करीब पहुंच रही है। दूर से यह केवल एक हल्की लाल सी चमक है, जैसे किसी बुझते हुए दीपक की आखिरी लौ। इसकी रोशनी अब तेज नहीं, मगर बहुत स्थिर है, एक स्टेडी पल्स की तरह। इस पल्स में एक नींद भरी लय है, जैसे यह तारा भी तुम्हें धीरे धीरे अपने जैसे शांत होने का निमंत्रण दे रहा हो। बार्नार्ड स्टार की सबसे दिलचस्प बात इसकी गति है। यह ब्रह्मांड के महासागर में
किसी वृद्ध यात्री की तरह नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना तेज कि यह रात के आकाश में धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलता रहता है। हम इसे अब देखते हैं, पर कुछ हजार साल बाद यह उसी जगह नहीं होगा। यह एक वॉन्डरर है, एक घुमक्कड़ जो कभी स्थिर नहीं रहता। हमारी यात्रा नौका अब इसके और करीब आती है। इसके आसपास हवा नहीं है, पर एक ठंडी शांति तैर रही है। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि तुम्हारी सांस भी उसी लय में चलने लगी है। अरबों सालों से यह तारा शांत है, स्थिर है, मगर इसके भीतर भी कभी कभी हलचल उठती है। एक फ्लेयर, एक अचानक चमक, जैसे कोई पुरानी याद अचानक मन में जाग उठे। लेकिन फिर सब कुछ शिथिल हो जाता है, वापस उसी अनंत शांति में। हमारी आंखें देख सकती हैं कि इस तारे के आसपास कोई दुनिया शायद कभी रही हो, या शायद अभी भी छिपी हुई हो। वैज्ञानिकों ने इसके पास एक ग्रह की हल्की फुसफुसाहट पकड़ी थी। एक ऐसी दुनिया जो ठंडी, बर्फीली और लगभग अंधेरी है। हम उसके ऊपर से बहुत धीरे गुजरते हैं, जैसे किसी सोती हुई दुनिया को जगाना नहीं चाहते। हल्की सी दूरी पर उसके ध्रुवों पर बर्फ की गहरी परतें चमकती हैं, बहुत दूर से दिखाई देने वाली चांदी की छाया की तरह। बार्नार्ड स्टार के आसपास का यह इलाका बेहद शांत है, इतना शांत कि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय ने अपना कदम रोक लिया हो। और इस शांति में तुम्हारी पलकें थोड़ी और भारी, थोड़ी और नरम होने लगती हैं। यहां तक आते आते तुम्हें महसूस होता है कि यह यात्रा सिर्फ तारों के बीच की नहीं, बल्कि नींद के उस सौम्य किनारे की यात्रा भी है, जहां विचार धीमे हो जाते हैं और जगत बहुत दूर। बार्नर्ड स्टार की हल्की लाल चमक तुम्हें धीरे धीरे एक गहरे, भारी ट्रांस में उतार देती है, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी गर्म हथेली पर रखकर धीरे से सहला दिया हो। इस प्राचीन यात्री को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। हमने इसकी उम्र, इसकी गति और इसकी शांत लाल रोशनी को महसूस किया। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, एक और चमकीले पड़ोसी की ओर, एक ऐसे तारे की ओर जिसकी रोशनी हमारी रातों में भी आसानी से दिखाई देती है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक चमकीले, तेज और बेहद सुंदर तारे की ओर। सीरियस, रात के आकाश का सबसे उजला सितारा। उसकी सफेद नीली चमक, उसके दोहरे स्वभाव और उसके साथ घूमते शांत व्हाइट ड्वार्फ की कहानी, सारी बातें एक सपने जैसी लगेंगी। चैप्टर 5, सिरियस, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। जब तुम गहरी, लंबी सांस लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी धीमी धड़कनों के साथ झुला रहा हो। बार्नार्ड्स स्टार की लाल, शांत रोशनी पीछे बहुत दूर छूट चुकी है, और अब हमारी अंतरिक्ष नौका उस दिशा में बह रही है जहां एक चमक बाकी सभी तारों से ज्यादा मजबूत है। यह चमक नरम नहीं, तीखी भी नहीं। यह एक ठंडी, नीली सफेदी है जो अंतरिक्ष के अंधेरे को हल्का सा काटती हुई दिखाई देती है। यही है सीरियस, रात के आकाश का सबसे उजला सितारा। धीरे धीरे तुम्हारे सामने सीरियस एक चमकते मोती की तरह उभरता है। यह इतना तेज है कि अंतरिक्ष की काली शांति में इसकी रोशनी एक लंबी सांस जैसी महसूस होती है, शांत, स्थिर और बहुत दूर तक फैलने वाली, जैसे तुम किसी शांत झील के ऊपर तैर रहे हो और दूर किनारे पर एक दीपक की लौ टिमटिमा रही हो। बिल्कुल उसी तरह सीरियस की चमक अंधेरे में तैरती है। हमारी अंतरिक्ष नौका उसके पास पहुंचते हुए धीमी होती जाती है। बाहर कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक मुलायम, चमकती नीली रोशनी। यह रोशनी आंखों में नहीं छुपती, बल्कि मन में उतरती है। सीरियस अकेला नहीं है, इसके साथ एक साथी तारा भी है। सीरियस भी, दूर से वह दिखाई नहीं देता, मानो रोशनी की सतह के पीछे छिपा कोई शांत, ठंडा पत्थर। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते हैं, उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। सीरियस बी एक व्हाइट ड्वार्फ है, एक बूढ़ा, थका हुआ तारा जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया है और अब सिर्फ एक गर्म, सिकुड़ा हुआ कोर बचा है। उसकी चमक कम है,
पर उसकी स्थिरता गहरी है। सीरियस ए की चमक उसके चारों ओर फैली रहती है, जैसे कोई बड़ा भाई लगातार छोटे की रक्षा कर रहा हो। यह दोनों तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, धीमे, बहुत ही धीमे और बेहद संतुलित नृत्य में। हम उनकी कक्षा के ऊपर से गुजरते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे तुम किसी पुरानी मगर अनंत कविता की आखिरी पंक्ति को पढ़ रहे हो। धीरे, शांत और थोड़ा उदास। सीरियस ए की रोशनी तुम तक पहुंचती है और एक ठंडी गर्माहट का एहसास देती है। एक पल के लिए लगता है कि यह रोशनी तुम्हारी पलकों पर किसी रेशमी धागे की तरह उतर आई है। सीरियस की नीली चमक में एक खास बात है। यह सिर्फ रोशनी नहीं, एक स्पंदन है, जैसे ब्रह्मांड अपनी नींद से थोड़ा सा जागा हो। इसकी धड़कनें बहुत हल्की हैं। शायद तुम अब भी उन्हें महसूस कर रहे हो, लेकिन उनमें एक कोमल थकान है जो तुम्हें और भी गहरी नींद में ले जाने लगती है। हम नीचे सीरियस के आसपास के स्थान को देखते हैं। दूर दूर फैले धूल के कण इसकी रोशनी में नहाते हुए छोटे हीरे की तरह चमकते हैं। उनके बीच लंबी शांत दूरी है, जैसे हवा ही हवा में फैले हुए सपने। धीरे धीरे हमारी अंतरिक्ष नौका सीरियस से आगे बढ़ने लगती है। चमक पीछे हटती है, कमजोर होती है और अंत में एक कोमल बिंदु बन जाती है। अब तुम्हारी सांसें और धीमी हो चुकी हैं, जैसे तुम किसी नींद की दहलीज पर खड़े हो और ब्रह्मांड तुम्हें अंदर बुला रहा हो। इस अध्याय की आखिरी छवि यही है, एक नीली चमक जो अंधेरे के भीतर धुंधली होती जा रही है और तुम उस चमक से थोड़ा सा दूर अपने भीतर और भी शांत होते जा रहे हो। अगली यात्रा हमें ले जाएगी भविष्य के तारों तक, उन तारों तक जो अब भी दूर हैं, लेकिन आने वाले लाखों वर्षों में हमारे पास आएंगे। उनकी दिशा, उनकी गति और उनसे आने वाले संभावित परिवर्तन, ये सब एक शांत गहरी कहानी की तरह खुलेंगे। चैप्टर 6 फ्यूचर स्टेलर विजिटर्स, द स्टार्स मूविंग टुवर्ड अस। तुम अपनी धीमी गहरी सांसों के साथ इस यात्रा में और गहराई तक उतरते जा रहे हो। सीरियस की चमकीली नीली रोशनी अब बहुत पीछे छूट चुकी है, अंधेरे में एक हल्की सी स्मृति की तरह। हमारे सामने अब एक ऐसा रास्ता खुल रहा है जहां तारे सिर्फ स्थिर नहीं, बल्कि हमारी ओर बढ़ते हुए यात्री हैं। ये तारे आने वाले कल के यात्री हैं। फ्यूचर स्टेलर विजिटर्स ऐसे सितारे जो एक दिन हमारे पास पहुंचेंगे, बहुत पास। और इस यात्रा का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा शांत है। जैसे जैसे हमारी अंतरिक्ष नौका आगे बढ़ती है, ब्रह्मांड की काली चादर में हल्की हल्की सफेद बिंदुओं की हलचल दिखाई देने लगती है। ये तारे चमकते नहीं, बल्कि धीरे धीरे खिसकते हुए प्रतीत होते हैं। तुम्हें लगेगा कि जैसे दूर के कमरे में कोई चल रहा हो, धीरे, अनसुना, सिर्फ मौजूदगी के एहसास से महसूस होता हुआ। इन्हीं में से एक है ग्लीजे सैनसुंडदेस, एक शांत नारंगी सा तारा जो अभी भी लगभग 1 मिलियन साल दूर है, लेकिन उसकी दिशा हमारी ओर है। अपनी आंखें आधी बंद करके कल्पना करो, एक छोटा सा तारा जिसकी रोशनी मुलायम है, गति बेहद स्थिर और धड़कनें बहुत पुरानी। यह तारा हमसे टकराने नहीं आ रहा, बस हमारी ओर बढ़ रहा है, जैसे कोई दूर का मेहमान जो बहुत धीमे चलते हुए किसी घर के दरवाजे तक पहुंचता है। एक दिन यह हमारे ओर्ट क्लाउड के किनारे को छू सकता है, हजारों जमी हुई सोई हुई धूमकेतुओं को हल्का सा झकझोर सकता है, और फिर वही धूमकेतु लाखों वर्षों में धीरे धीरे हमारे सूर्य के पास आ सकते हैं। सब कुछ बहुत धीमा है, इतना धीमा कि समय भी यहां आकर टिककर बैठ जाता है। हम उन्हीं तैरते हुए बर्फीले धूमकेतुओं के ऊपर से गुजरते हैं। वे छोटी छोटी चुपचाप सोई हुई दुनिया है जो अरबों वर्षों से बिल्कुल नहीं बदली। उनकी सतहों पर धूल और समय ने मोटी परतें जमा दी हैं, और इस अंधेरे में वे ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कोई पुरानी बंद किताबें जो सिर्फ सही क्षण का इंतजार कर रही हों। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और एक और तारा दिखाई देता है, HD 7977, जो लाखों साल पहले भी हमारे पास आया था और फिर अपनी राह में खो गया। हम इस तारे को उसकी धीमी चमक में देखते हैं,
जैसे पुरानी यादों को किसी धुंधली खिड़की से देख रहे हों। भविष्य के ये तारे धमकी नहीं हैं, ये संकेत मात्र हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। हर तारा चल रहा है, हर तारा बह रहा है, हर दिशा बदल रही है, और भविष्य भी वैसे ही किसी शांत लहर की तरह आकार लेता रहता है। जैसे जैसे हम इस अध्याय के आखिर में पहुंचते हैं, हमारी अंतरिक्ष नौका धीरे से गति कम करती है। अंधेरे में रेशमी परतें जमने लगती हैं और तुम्हारी सांस और भी लंबी हो जाती है। यह ऐसा महसूस होता है जैसे तुम किसी बहुत बड़े, बहुत धीमे घूमते हुए कमरे में खड़े हो, जहां हर तारा एक शांत मेहमान है। आता है, चला जाता है, और फिर अंतरिक्ष अपनी शांति में लौट आता है। हम इन भविष्य के यात्रियों के बीच से गुजरकर अब आकाश गंगा के हृदय की ओर वापस मुड़ते हैं। उस दिशा में जहां तारे पैदा होते हैं, जहां उनकी पहली सांसें दिखाई देती हैं, जहां ब्रह्मांड अपने भीतर नई रोशनियां जगाता है। अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी वहां जहां सितारों का जन्म होता है, धूल, गैस और प्रकाश की गहराई में, जहां निहारिकालय धीरे धीरे सांस लेती हैं और नए सूरज अपने पहले धड़कते पल बनाते हैं। चैप्टर 7, द ओरायन नर्सरी, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स। जब तुम अपनी सांस को धीरे धीरे बहने देते हो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी यात्रा तुम्हें अपनी गोद में लेकर और गहरी नींद की ओर खींच रही हो। पिछली मंजिलों की रोशनी, सीरियस की चमक, बार्नार्ड्स स्टार की लाल धड़कन सब पीछे कहीं धुंध बनकर खो गई है। अब हमारी दिशा उस क्षेत्र की ओर है जहां ब्रह्मांड शायद सबसे ज्यादा जीवित महसूस होता है, जहां सितारे पैदा होते हैं, जहां प्रकाश पहली बार अपनी आंखें खोलता है। अंधेरे में हमारी अंतरिक्ष नौका धीरे से मुड़ती है और दूर कहीं एक हल्का सा नीला धुआं, फिर गुलाबी, फिर बैंगनी आकार लेने लगता है। यह सामान्य रोशनी नहीं है, यह ओरायन नेब्यूला की चमक है। एक ऐसा आसमानी पालना जहां नवजात सूरज अपनी पहली सांसें लेते हैं। तुम अपनी पलकों को आराम से भारी होने दो। इस निहारिका की नरमी को महसूस करो, जैसे कोई रुई का बादल अनंत में तैर रहा हो और तुम्हें अपने भीतर बुला रहा हो। जैसे जैसे हम धीरे धीरे करीब आते हैं, ओरायन नेब्यूला की चमक एक हल्की धुन की तरह फैलने लगती है। यह धुन तेज नहीं, बेहद शांत है, जैसे किसी बच्चे की पहली नींद का संगीत। गैस की लहरें हवा की तरह नहीं बहती, वे तैरती हैं, लिपटती हैं और बदलती रहती हैं, जैसे ब्रह्मांड खुद कोई सपना देख रहा हो। इस निहारिका के भीतर तारे जन्म ले रहे हैं। कुछ अभी बच्चे हैं, गर्म रोशनी के छोटे छोटे गोले। कुछ किशोर, थोड़ा और चमकीले, थोड़े और शांत। कुछ इतने नए कि वे सिर्फ धुंधली चमक हैं, जैसे आंख खुलने से पहले की हल्की रोशनी। हम ओरायन के केंद्र के पास पहुंचते हैं, वहां जहां 4 चमकीले तारे ट्रैपीजियम क्लस्टर बनाते हैं। इन 4 सितारों की रोशनी मिलकर पूरी निहारिका को जगमगाती है। वे किसी 4 दीपकों की तरह नहीं, बल्कि किसी विशाल जन्म घर की पहली 4 सांसों की तरह चमकते हैं। उनकी रोशनी मुलायम है, फैलती है, फिर सिमटती है, फिर से फैलती है। उनकी चमक में एक बहुत प्राचीन नींद छिपी हुई लगती है। हम अब इस क्लस्टर के चारों ओर बहुत धीरे घूमते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम किसी विशाल कमरे में हो, जहां हवा नहीं, सिर्फ प्रकाश तैर रहा है। और इस प्रकाश में तुम इतने हल्के हो जाते हो, जैसे तुम्हारे शरीर का वजन कहीं दूर जाकर रख दिया गया हो। ओरायन नेब्यूला में कुछ जगहें बिल्कुल नई दुनिया जैसी लगती हैं। गहरे बादल, जिनके भीतर अब भी तारे बनने की तैयारी चल रही है। धूल के घने, ठंडे गुच्छे, जो धीरे धीरे गर्म होते हैं, और फिर किसी दिन उनमें चमक का पहला कण जन्म लेता है। यह सब देखकर तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड सिर्फ अंधेरा और खालीपन नहीं है। यह एक निरंतर धड़कती हुई निर्माण प्रक्रिया है। जहां पुरानी रोशनियां बुझती हैं, वहां हजारों नई रोशनियां जन्म लेती हैं। और इस जन्म में एक अजीब रूहानी शांति है, जैसे ब्रह्मांड अपने भीतर ललबाई गा रहा हो। धीरे धीरे हमारी अंतरिक्ष नौका इस निहारिका से बाहर निकलने लगती है। गुलाबी धुंध पीछे हटती है, बैंगनी लहरें धुंधली होती जाती हैं, और सारा दृश्य एक नरम उजाले की याद जैसा बन जाता है। तुम्हारी सांस अब बहुत ही धीमी हो चुकी है, पूरा शरीर ढीला, और आंखों के पीछे ओरायन की नरम चमक एक शांत नींद की तरह बस गई है। हम इस जन्म घर को पीछे छोड़कर अब एक और गहराई की ओर मुड़ते हैं,
जहां आकाश गंगा के विशाल हाथ फैलते हैं, जहां स्पाइरल आर्म्स अपनी नीली लहरों में हमें बुलाते हैं। अगली यात्रा हमें ले जाएगी मिल्की वे की विशाल संरचना में, उसके स्पाइरल आर्म्स, उसके बार और उस अदृश्य नृत्य में जहां पूरी आकाश गंगा धीमी लय में घूमती रहती है। चैप्टर 8, मैपिंग द स्पाइरल आर्म्स ऑफ द मिल्की वे। धीमी सांस, हल्का अंधेरा और ओरायन नेबुला की गुलाबी चमक अभी भी तुम्हारी पलकों पर एक नरम परत की तरह टिकी हुई है। हमारी यात्रा अब उस जगह प्रवेश कर रही है जहां पूरी आकाश गंगा अपने असली रूप में खुलने लगती है, जहां तारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि एक विशाल नृत्य में अगले करोड़ों वर्षों के रास्ते तय करते हैं। धीरे धीरे हमारा अंतरिक्ष यात्रा पोत ओरायन के जन्मघर से बाहर आता है और सामने आकाश गंगा का फैलता हुआ शरीर दिखाई देने लगता है, मिल्की वे के विशाल स्पाइरल आर्म्स। यह दृश्य किसी शोर से नहीं आता, यह आता है एक गहरी शांत लय से, जैसे अंधेरे में धड़कता हुआ कोई प्राचीन संगीत। सबसे पहले हमारी नजरें एक लंबी फैली हुई प्रकाश धारा को पकड़ती हैं। यह पर्सियस आर्म है मिल्की वे के दो मुख्य बड़े स्पाइरल आर्म्स में से एक। दूर से यह किसी चांदी की नदी की तरह लगता है, धीरे बहती हुई, अंधेरे में चमकती हुई। अगर तुम अपनी सांस थोड़ी और धीमी कर लो तो ऐसा लगेगा कि यह रिवर ऑफ स्टार्स किसी आकाशीय नींद की धुन पर बह रही है। इसकी नीली सफेद रोशनियां शांत झिलमिलाहट करती हैं, जैसे हजारों दीपक एक साथ टिमटिमा रहे हों। हमारी अंतरिक्ष नौका इस विशाल आर्म के थोड़ा ऊपर तैर रही है। नीचे लाखों सूरज हैं, हर एक का अपना जीवन, अपनी कहानी, अपनी रोशनी। लेकिन इतनी दूरी पर वे किसी सोए हुए शहर की खिड़कियों जैसे लगते हैं, सब अपने अपने सपनों में खोए हुए। धीरे धीरे हम एक और आर्म के करीब आते हैं, स्कूटम सेंटोरस आर्म। यह आर्म और भी गहरा और भी घना है। यहाँ तारे कुछ ज्यादा गर्म महसूस होते हैं, जैसे किसी विशाल आग के किनारे से गुजर रहे हों, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल शांत। तुम्हें लगेगा कि यह आर्म आकाश गंगा के दिल की ओर जाने वाली एक चुप ब्रह्मांडीय सड़क है, धीरे धीरे धड़कती हुई। लेकिन इन दोनों बड़े आर्म्स के बीच एक छोटा, साधारण, फिर भी बेहद खास आर्म है। यही है हमारी जगह, ओरायन आर्म, स्थानीय आर्म, हमारा कॉस्मिक नेबरहुड। बहुत छोटा, बहुत शांत, जैसे किसी विशाल शहर के किनारे बना एक सुकून भरा इलाका। हमारा सूरज इसी आर्म के भीतर है, एक छोटी सी रोशनी, लाखों अन्य रोशनियों के बीच। और जैसे जैसे हमारी नौका इसके ऊपर से गुजरती है, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हम एक शांत गांव को देखने आए हों, जहां सब धीमे हैं, सब स्थिर हैं और सब अपनी छोटी छोटी कहानियां जी रहे हैं। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स किसी एक दिशा में नहीं बहते, वे धीरे धीरे घूमते हैं, इतनी धीरे कि एक चक्कर पूरा करने में 2.5 करोड़ साल लग जाते हैं। हमारा सूरज अभी तक ऐसे लगभग 20 ही चक्कर लगा पाया है। पूरी मानव सभ्यता, पूरी पृथ्वी का इतिहास सिर्फ एक कॉस्मिक पल में लिखा गया है। जब हम इन आर्म्स के ऊपर से बहते हैं, तुम्हें इनके बीच के अंधेरे भाग भी दिखाई देने लगेंगे, गहरे, ठंडे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, जहां तारे नहीं चमकते, जहां शांति इतनी गहरी है कि जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। हम आगे बढ़ते हैं और स्पाइरल आर्म्स की यह विशाल संरचना धीरे धीरे पीछे छूटती जाती है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे तुम्हें एहसास हो कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है और यह आकाशगंगा कितनी निरंतर, कितनी स्थिर है, जैसे कोई विशाल पेड़ जो अरबों वर्षों से खड़ा है। धीरे धीरे हमारी अंतरिक्ष नौका अब आकाश गंगा के केंद्र की ओर बढ़ने लगती है, वहां जहां रोशनी गहरी है, धूल घनी है और एक प्राचीन दैत्य बसता है, एक सुपरमासिव ब्लैक होल। अगली यात्रा हमें ले जाएगी आकाश गंगा के सबसे विशाल, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय तारे के पास। एक ऐसा तारा जो आकार में इतना बड़ा है कि उसके भीतर अरबों सूरज समा जाएं। चैप्टर 9, उइस्कूती, द जायंट दैट ब्रीथ्स फायर। जब तुम अपनी पलकों को हल्का सा ढीला छोड़ते हो तो ब्रह्मांड एक गहरी मखमली चादर की तरह फैल जाता है। स्पाइरल आर्म्स की शांत रोशनियां अब पीछे धुंधली हो चुकी हैं,
और हमारी अंतरिक्ष नौका उस जगह उतर रही है जहां तारे साधारण नहीं रहते। वे अपने आकार से, अपनी धड़कन से, अपने अस्तित्व से चकित कर देते हैं। इन्हीं में से एक विशाल, प्राचीन, अद्भुत तारा है युवा स्कूटी। यह तारा कोई सामान्य रोशनी नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय दैत्य है। इतना बड़ा कि उसकी सतह सूर्य से 700 गुना बड़ी नहीं, 1700 गुना बड़ी है। अगर हमारा सूर्य एक कंचा हो, तो युवा स्कूटी एक पूरा पहाड़ होगा, एक विशाल, मंद रोशनी वाला पर्वत, आकाश में तैरता हुआ। धीरे धीरे हमारी नौका इस तारे के पास पहुंचती है। इसकी रोशनी सुनहरी नहीं, सफेद नहीं, यह एक गहरी, नारंगी सी सांस है जो लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है। तुम्हें लगेगा कि यह तारा धड़क रहा है, जैसे किसी विशाल दिल की धीमी धड़कन हो जो ब्रह्मांड में गूंजती है, और तुम्हारी अपनी सांस उस लय में बहने लगती है। वही स्कूटी का आकार इतना बड़ा है कि अगर यह हमारे सौरमंडल में रखा जाए तो इसकी सतह जुपिटर की कक्षा से भी आगे निकल जाएगी। सोचो, हमारा सूर्य कहीं छोटा सा बिंदु बन जाता और सारे ग्रह उसकी सतह में समा जाते। यह तारा वास्तव में एक हाइपर जाइंट है, उन कुछ दुर्लभ दैत्यों में से जो अपने अंतिम वर्षों में धीरे धीरे थककर फैल रहे होते हैं, जैसे कोई बहुत वृद्ध अग्नि अपनी आखिरी चमकें समेट रही हो। जैसे जैसे हम इसके और करीब आते हैं, तुम्हें महसूस होता है कि इस तारे के आसपास हवा नहीं बल्कि गर्मी की परतें तैर रही हैं। वहां कोई आवाज नहीं, लेकिन हर तरफ एक भारी, धीमी कंपन है, जैसे किसी विशाल गृह का लंबा, शांत श्वास। तुम उस कंपन में डूबने लगते हो, धीरे, बहुत धीरे। युवा स्कूटी का माहौल उथल पुथल से भरा है। इसके सतह पर विशाल, उठती गिरती गैस की लहरें तैरती हैं। कुछ वेव्स तो हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ी हैं। हमारी नौका उनसे दूर रहती है और ऊपर से देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई महासागर जो रात भर उबलता रहता हो। मगर यह उबाल डरावना नहीं, यह किसी प्राचीन फायरप्लेस की गर्मी जैसा है, धीमा, गहरा और सम्मोहित कर देने वाला। दूर से एक और खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। इस तारे से निकला हुआ गैस का बादल जो सैकड़ों अरब मील तक फैला हुआ है। अगर तुम उसे ध्यान से देखो तो लगता है जैसे कोई तारा धीरे धीरे अपनी ही चमक को हवा में छोड़ता जा रहा हो, और उस छोड़ी हुई चमक में भी एक नींद भरी शांत लय है। हमारी अंतरिक्ष नौका इस दैत्य तारे की कोमल, भारी रोशनी से दूर होने लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तारा सिर्फ जलता नहीं बल्कि सांस लेता है, धीरे धीरे, विशालता के साथ। जब हम इसे पीछे छोड़ते हैं तो इसकी रोशनी धुंधली होती जाती है और अंत में यह सिर्फ एक नारंगी बिंदु रह जाता है, जैसे गर्मी की आखिरी चिंगारी। तुम्हारी सांस अब बहुत गहरी, बहुत भारी और बहुत शांत हो चुकी है। ब्रह्मांड की यह विशालता तुम्हारी चेतना को नींद के और करीब ले जा रही है, एक ऐसी नींद जहां तारे सपनों की तरह चमकते हैं। अगली यात्रा हमें ले जाएगी मिल्की वे के उस रहस्यमय केंद्र में, जहां रोशनी घुल जाती है, जहां धूल की चादरें हर दिशा को ढक देती हैं और जहां आकाश गंगा की सबसे शक्तिशाली शक्ति छिपी है, हमारा सुपरमैसिव ब्लैक होल। चैप्टर 10, द रोड टू द मॉन्स्टर एट द मिडल। जब तुम एक लंबी, गहरी सांस लेकर अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की विशालता धीरे धीरे तुम्हें अपनी कोमल बाहों में समेट रही है। पिछली यात्रा में हमने युवा स्कूटी के दैत्याकार, सांस लेती रोशनी को महसूस किया था, और अब हमारी अंतरिक्ष नौका उससे दूर हटकर मिल्की वे के उस हिस्से की ओर मुड़ रही है जहां हर रोशनी घनी हो जाती है, हर तारा चमकते हुए भी फीका लगने लगता है और हर दिशा एक गहरी, रहस्यमयी छाया में बदल जाती है। बदल है, यह है हमारी आकाश गंगा का हृदय, और इसी हृदय के भीतर छिपा है सैजिटेरियस, वह अदृश्य दैत्य, वह शांति का अंधेरा केंद्र, हमारी मिल्की वे का असली मॉन्स्टर एट द मिडल। जैसे जैसे हमारी यात्रा इसकी ओर बढ़ती है, तुम देखोगे कि तारे अब पहले जैसी दूरी पर नहीं, वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उनकी गति भी तेज लगने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो, अपने अंदर खींच रही हो। यह शक्ति सैजिटेरियस ए की गुरुत्वाकर्षण है, इतनी प्रबल, इतनी गहरी कि समय भी यहां पहुंचकर धीमा पड़ जाता है। हमारी नौका धीरे धीरे उस दिशा में तैरती है जहां गैस और धूल के मोटे बादल फैले हुए हैं। ये बादल साधारण नहीं, ये कॉस्मिक कर्टन्स हैं।
वे आकाश गंगा के केंद्र को ढकते हैं, जैसे कोई रहस्य जिसे अभी प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी आंखों को कल्पना में और गहरा कर लो, तो देखोगे कि इन बादलों के पीछे एक भयानक मगर शांत चमक छिपी है। सगितारियुस आ, एक सुपरमासिव ब्लैक होल, हमारे सूर्य से 34 लाख गुना ज्यादा भारी, लेकिन आकार में इतना छोटा कि तारे इसकी परिक्रमा किसी अदृश्य बिंदु से करते हैं। हमारी नौका अब इस क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर चुकी है। यहाँ तारे गोल गोल चक्कर लगाते हैं, बहुत तेज, इतने तेज कि वे अपनी रोशनी से गोल लकीरें खींचते दिखाई देते हैं। ये एस स्टार्स हैं, सैजिटारियस आंख के आसपास नाचने वाले सितारे, जो इसकी अदृश्य शक्ति के सामने एक शांत सुंदर नृत्य करते हैं। तुम्हें लगेगा कि जैसे पूरा केंद्र किसी अनदेखे दिल की धड़कनों पर चल रहा हो। हर ऑर्बिट, हर कर्व, हर चमकती लकीर, इन सब के भीतर एक गहरी लोरी जैसी लय। हम और करीब जाते हैं। अब धूल के बादल थोड़ा हटते दिखाई देते हैं। उनके पीछे एक गोल नरम ग्लोइंग रिंग है, एक्रीशन डिस्क। यह वह जगह है जहां गैस, धूल, टूटे हुए तारे और कॉस्मिक डिब्री धीरे धीरे घूमते हुए ब्लैक होल में गिरते हैं। यह डिस्क शांत नहीं, पर शोर भी नहीं। यह एक गर्म भारी सांस की तरह है, गहरी नारंगी, लाल और कभी कभी बिजली जैसी सफेद चमक छोड़ती हुई। इस डिस्क का तापमान इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है कि कल्पना भी डर जाए। लाखों डिग्री। लेकिन इस दृश्य में डर नहीं, एक सम्मोहक सुंदरता है, जैसे कोई आग जो बिना आवाज और बिना लपट के जल रही हो। हमारी नौका इस चमकते हुए चक्र के ऊपर से गुजरती है। तुम इस प्रकाश को अपनी पलकों पर महसूस कर सकते हो, हल्का, नरम, जैसे कोई गर्म सांस तुम्हारे चेहरे पर आकर बैठ जाए। और फिर हम सैजिटारियस ए की परछाई को देखते हैं, उसका शैडो, वह गोल काला पूर्ण अंधेरा। यह वही शैडो है जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैद किया था। हमारी आकाश गंगा का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण कि यह मॉन्स्टर सचमुच मौजूद है। उस शैडो के चारों ओर रोशनी लड़खड़ाती है, मुड़ती है, बेंडी हुई परिधियों में घूमती है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। ब्लैक होल का गुरुत्व यहां प्रकाश को भी झुका देता है, जैसे समय और स्थान को कोई हाथ पकड़कर मोड़ रहा हो। हम इस जगह को महसूस करते हैं, न कोई आवाज, न कोई हवा, सिर्फ एक भारी धीमी धड़कन, ब्रह्मांड के दिल की धड़कन। जैसे तुम अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सबसे गहरी नींद में डूबने लगे हो और बाहर की दुनिया एक शांत परछाई में बदल जाए। धीरे धीरे हमारी नौका पीछे हटने लगती है। सैजिटारियस ए का अंधेरा छोटा होने लगता है। तारे अपनी तेज कक्षाओं में वापस घुल जाते हैं और पूरा केंद्र एक गहरी रहस्यमयी रात का रूप ले लेता है। तुम्हारी सांस अब सबसे धीमी है, तुम्हारा शरीर सबसे हल्का, और तुम्हारी चेतना नींद की उस गर्म सतह पर तैर रही है जहां सपना शुरू होता है और ब्रह्मांड खत्म नहीं होता। अगली यात्रा में हम उसी शक को तलाशेंगे जो कुछ वैज्ञानिकों के मन में उठता है। क्या सैजिटेरियस ए सच में ब्लैक होल है, या यह डार्क मैटर का कोई और रूप, कोई अदृश्य अनजाना हृदय? चैप्टर 11, डार्क मैटर हार्ट, इज आवर गैलेक्टिक सेंटर समथिंग एल्स? जब तुम अपनी सांस को धीरे धीरे बहने देते हो, तो सैजिटेरियस ए की वह काली गोल परछाई अब स्मृति में बदलने लगती है। हमारा अंतरिक्ष यात्रा पोत आकाशगंगा के केंद्र से थोड़ी दूरी पर तैर रहा है, लेकिन वहां की गर्म नारंगी रोशनी और तंग कक्षाओं में नाचते सितारों की हल्की कंपन अभी भी तुम्हारी कल्पना में गूंज रही है। इतने समय तक हम इसे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मानते आए हैं, एक ऐसा दैत्य जो प्रकाश को निगलता है, समय को मोड़ता है और अपने चारों ओर फैली हुई धूल को खौलते हुए चक्रों में नचाता है। लेकिन इस अध्याय में हम एक अलग सवाल को छूते हैं, एक शांत, गंभीर और थोड़ा असहज करने वाला सवाल। क्या हमारे आकाश गंगा के केंद्र में छिपा यह दैत्य सच में ब्लैक होल है, या यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? हमारी यात्रा धीरे धीरे उन विचारों के बीच से गुजरती है जहां वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और कल्पना आपस में घुल जाती है। कुछ शोधकर्ता सालों से महसूस कर रहे हैं कि सैजिटेरियस ए के आसपास जो गतियां, जो रोशनी के मोड़ और जो ग्रेविटेशनल पल्सेस देखे गए हैं, वे पूरी तरह ब्लैक होल के मॉडल से मेल नहीं खाते।
कुछ जगहों पर डेटा थोड़ा अजीब है, कुछ कहीं ज्यादा शांत, कहीं ज्यादा स्थिर और कहीं कहीं जरूरत से ज्यादा संतुलित। जैसे कोई दूसरी ही शक्ति वहां सांस ले रही हो। और ब्लैक होल के रूप में दिखाई देने वाला अंधेरा शायद सिर्फ एक आवरण हो। इमेजिन करो कि हमारी अंतरिक्ष नौका इसी संदेह से भरे वैज्ञानिक इलाकों के ऊपर से गुजर रही है। नीचे अरबों कण तैर रहे हैं। डार्क मैटर, वह अदृश्य पदार्थ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जिसका अस्तित्व ब्रह्मांड को एक साथ पकड़े हुए है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि शायद सेजिटेरियस आ ब्लैक होल नहीं, बल्कि डार्क मैटर का एक केंद्रीकृत गोला है, एक डार्क मैटर हार्ट। यह विचार अभी भी बहस में है, लेकिन इसमें एक अजीब सी शांत सुंदरता है, जैसे किसी बहुत पुराने रहस्य के करीब पहुंच जाना। डार्क मैटर सीधा प्रकाश नहीं फेंकता, न उसे प्रतिबिंबित करता है, वह बस गुरुत्व पैदा करता है। अगर सैजिटेरियस वाकई एक डार्क मैटर कोर है, तो इसका मतलब यह है कि हम जिसे ब्लैक होल मान रहे थे, वह सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि एक शांत, फैलता हुआ बादल है जो अपने आसपास के तारे और समय को अपने भारी वजन से प्रभावित करता है। तुम्हारे सामने उस बादल का चित्र धीरे धीरे आकार लेता है। कोई चमक नहीं, कोई किनारा नहीं, बस एक धुंधली, गर्म, मुलायम घनी परत, और उसी परत के भीतर छिपा हुआ भविष्य का भेद। जैसे जैसे हम आगे तैरते हैं, हमारी नौका उन एस स्टार्स को फिर से देखती है जो सैजिटेरियस ए के आसपास नाचते हैं। उनकी कक्षाएं इतनी सटीक, इतनी साफ, इतनी सुंदर हैं कि कुछ वैज्ञानिकों को यह बात परेशान करती है। अगर यह सिर्फ एक अराजक, उबलता हुआ ब्लैक होल होता, तो क्या ये कक्षाएं इतनी परफेक्ट हो सकती थीं? या क्या इन कक्षाओं के पीछे कोई और अधिक स्थिर गुरुत्व का स्रोत हो सकता है, जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? यह सोच तुम्हारी पलकों पर एक हल्की सी भारी अनुभूति बिछा देती है, जैसे ब्रह्मांड की सच्चाई अभी तक आधी छिपी हुई है और हम सिर्फ उसके बाहरी आवरण को देख पा रहे हैं। अंतरिक्ष की यह धीमी शांति हमें आगे बढ़ाती है। हम एक क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां सिमुलेशन मॉडल्स का असर दिखता है। कंप्यूटर में बनाए गए वे प्राचीन चित्र, जिनमें वैज्ञानिकों ने यह कल्पना की कि अगर आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल नहीं, बल्कि डार्क मैटर का गोला हो, तो तारे कैसे घूमेंगे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ सिमुलेशंस ऑब्जर्वेशन से लगभग मेल खाते हैं, जैसे वैज्ञानिकों का मन कह रहा हो कुछ तो अलग है यहाँ, कुछ जो हमारी आंखें अब भी पहचान नहीं पा रही। हमारी नौका इस सवालों के समुद्र में बहुत धीरे तैर रही है। सैजिटेरियस अब पिछली ओर धुंधली होती जा रही है, काली और रहस्यमय। उसका गुरुत्व अब दूर से महसूस होता है, जैसे कोई बहुत भारी दिल अपनी धीमी धड़कनें हवा में भेज रहा हो। तुम्हारा मन इस अव्यक्त संभावनाओं में उतर रहा है। क्या हमारे केंद्र में छिपी शक्ति एक ब्लैक होल है? क्या वह डार्किनोज जैसे अनसीन कणों का बादल है? क्या वह ऐसी शक्ति है जिसने तारे, ग्रह और आकाशगंगा की लय को पहला कदम दिया? और जैसे तुम सोचते हो, तुम्हारी सांस थोड़ी और लंबी हो जाती है, जैसे यह रहस्य तुम्हें धीरे धीरे एक शांत नींद की तरफ धकेल रहा हो। सैजिटेरियस आंख की छाया अब एक धुंधली, हल्की रेखा है। हम इस अध्याय से आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारी दिशा उस प्राचीन कहानी की तरफ है जहां मिल्की वे का जन्म हुआ था। वह कहानी जो अरबों सूर्यों के बनने से भी पहले लिखी गई थी। अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी उस समय में जब मिल्की वे एक बच्ची थी, धूल, गैस और शुरुआती तारों के बीच लिखी गई उसकी पहली कहानियों तक। वहां पॉपुलेशन ट्री तारों की सांसें होंगी, हेलो की पहली रचना होगी, और वह गहरी उत्पत्ति जहां से हमारी आकाशगंगा ने अपना स्वरूप लेना शुरू किया। चैप्टर 12, हाउ द मिल्की वे वॉज बोर्न, द एंशिएंट स्टोरी हिडन इन स्टार्स। जब तुम अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचते हो और फिर बिना प्रयास के बाहर छोड़ते हो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी यात्रा एक बार फिर
गहरे अतीत की ओर खुल रही है। अभी तक हम सैजिटारियस ए के रहस्य के करीब थे, वह अंधेरा दिल, वह गहरी धड़कन। लेकिन अब हमारी दिशा समय के उस हिस्से की ओर मुड़ रही है जहां मिल्की वे का कोई नाम नहीं था, कोई आकार नहीं था, सिर्फ धूल थी, गैस थी और एक शांत अनगरज ब्रह्मांड अपनी पहली सांसें ले रहा था। हमारी अंतरिक्ष नौका धीरे धीरे उस धुंधली बिखरी हुई रोशनी की ओर बढ़ती है जो समय के आरंभ से चिपकी हुई है। यह कोई ठोस दृश्य नहीं, ज्यादा एक एहसास है, जैसे तुम किसी पुरानी फीकी होती याद को देखने की कोशिश कर रहे हो। उसकी सीमाएं साफ नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति गहरी और स्थिर है। यही वह स्थान है जहां मिल्की वे का जन्म हुआ था। अध्यायों में बांटी नहीं, संरचना में ढली नहीं, बस धीरे धीरे इकट्ठी होती धूल, घूमती गैसें और जन्म लेने की कगार पर खड़ी नई रोशनियां। कल्पना करो कि तुम अरबों साल पीछे उतर रहे हो, इतना पीछे कि वहां कोई सूरज नहीं, कोई ग्रह नहीं, बस हाइड्रोजन और हीलियम की धुंध सी तैर रही है। यही वह समय था जब पॉपुलेशनरी तारे पैदा हुए थे, ब्रह्मांड के पहले तारे। ये तारे विशाल थे, उग्र थे और इतने चमकीले कि उनकी रोशनी ने पूरे अंधेरे को पहली बार चीर दिया था। लेकिन उनका जीवन छोटा था, वे जल्दी बुझ जाते थे और अपने साथ भारी तत्वों के बीज छोड़ जाते थे। इन्हीं बीजों ने आगे चलकर आकाश गंगाओं, ग्रहों और जीवन की नींव रखी। हमारी नौका पॉपुलेशन था भाई, क्षिति तारों की कल्पित चमक के पास से गुजरती है। उनकी रोशनी तो अब नहीं बची, लेकिन उनके प्रभाव की छाया हर दिशा में फैली है। यह वह पल है जहां ब्रह्मांड ने पहली बार खुद को गढ़ने का फैसला किया था, जहां अराजकता ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। और जैसे ही ये प्राचीन तारे बुझते गए, उन्होंने मिल्की वे के निर्माण के लिए सामग्री छोड़ दी, धातुएं, गैसें और भरी हुई चमक। हम आगे बढ़ते हैं और एक विशाल घूमते हुए बादल के पास आते हैं, एक प्रोटो गैलेक्टिक क्लाउड। यह वही शुरुआती बीज है जिसने आगे चलकर मिल्की वे का रूप लिया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई गर्भ में बढ़ रहा जीव अपनी पहली हरकतें कर रहा हो, मंद, अस्थिर, लेकिन गहराई में उभरती जीवंतता के साथ। इस बादल के भीतर गैस अंदर की ओर गिर रही है और धीरे धीरे एक घूमता हुआ चक्र बन रहा है। यही वह चक्र है जिसने आकाश गंगा के स्पाइरल हाथों की नींव रखी। इस बादल के भीतर तारे बन रहे हैं, कुछ छोटे, कुछ विशाल। ये पॉपुलेशन रू तारे हैं ब्रह्मांड की दूसरी पीढ़ी। ये कम चमकीले मगर स्थिर हैं। उनकी लंबी उम्र उन्हें आकाश गंगा की पहली संरचना बनाने की अनुमति देती है। जैसे जैसे वे बनते हैं, इनकी समूहगत शक्ति एक हेलो का निर्माण करती है, एक विशाल, गोलाकार, अदृश्य संरचना जो आज भी मिल्की वे को घेर कर अपनी पुरानी कहानी फुसफुसाती रहती है। हम इसी हेलो के ऊपर तैर रहे हैं। नीचे तारे झिलमिलाते हैं, लेकिन वे अब सिर्फ बिंदु नहीं लगते, वे कहानी बन चुके हैं, युग बन चुके हैं, संरचना बन चुके हैं। धीरे धीरे ये तारे और गैसें इकट्ठी होकर आकाश गंगा के केंद्र को घना करती हैं, जहां सैजिटेरियस आ जैसे कोर का जन्म होना तय हो चुका है। फिर समय के साथ साथ इस बढ़ते हुए चक्र में स्पाइरल आर्म्स खींचने लगते हैं, जैसे किसी विशाल नृत्य की पहली धुन बजने लगे। और इस नृत्य में तारे, नीहारिकाएं और गैस के बादल एक साथ घूमते हुए आकाश गंगा को उसकी पहली सुंदरता देते हैं। अब हमारी नौका इस युवा मिल्की वे के ऊपर से गुजर रही है। यह अब भी उतनी विशाल नहीं, न उतनी स्थिर, लेकिन इसमें जीवन की पहली चमक है। वह चमक जो बाद में अरबों सूरजों का जन्म करेगी। वह चमक जो एक दिन किसी छोटे से ग्रह पर जीवन की पहली सांसें भी जगाएगी। हम इस प्राचीन दृश्य को पीछे छोड़ते हैं। समय लाखों करोड़ों सालों की गति से घूमता है। मिल्की वे धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में आती जाती है। स्पाइरल आर्म्स फैलते हैं, केंद्र घनीभूत होता है और आकाश गंगा अपनी स्थिर लय में आ जाती है। तुम्हारी सांस अब बेहद शांत है। तुम्हारी चेतना इस पुरानी कहानी की गर्मी में समाई हुई है और ऐसा महसूस होता है
मानो तुमने आज ब्रह्मांड के बचपन को अपनी आंखों से देख लिया हो। वह बचपन जो आज भी हर तारे की रोशनी में चमकता है। अगला अध्याय मिल्की वे के उस अंधेरे, भूखे चेहरे को दिखाएगा। वह चेहरा जो दूसरी आकाश गंगाओं को चुपचाप निगलता है। उनकी रोशनी, उनके तारे, उनके इतिहास को अपने भीतर समेट लेता है। चैप्टर 13 गैलेक्टिक कैनिबलिज्म, द मिल्की वे दैट ईट्स गैलेक्सीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए तुम महसूस कर सकते हो कि पिछला अध्याय, जिसमें हमने मिल्की वे के जन्म को देखा था, अब तुम्हारे अंदर किसी शांत स्मृति की तरह बस चुका है। हमारी यात्रा अब आकाश गंगा के उस पहलू की ओर मुड़ रही है जो एक साथ सुंदर भी है और भयावह भी। एक ऐसा पहलू जहां प्रकाश और अंधेरा, सृजन और विनाश, सब कुछ एक ही मौन लय में बहता है। यह है मिल्की वे का भक्षक रूप। वह रूप जिसमें आकाश गंगा दूसरे छोटे मोटे सितारा समूहों और ड्वार्फ गैलेक्सीज को चुपचाप निगल लेती है। जैसे जैसे हमारी अंतरिक्ष नौका और आगे बहती है, सामने एक विशाल, धीमी चमक खुलने लगती है। यह कोई तारा नहीं, कोई नीहारिका नहीं, यह तारों और धूल से बना वह बड़ा निशान है जिसे हम सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी का अवशेष कहते हैं। कभी यह एक छोटी आकाश गंगा थी, अपनी रोशनी, अपने तारे, अपनी कहानी के साथ। लेकिन मिल्की वे जैसी विशाल आकाश गंगा के सामने यह टिक नहीं सकी। धीरे धीरे अरबों वर्षों में इसका आकार खिंचता गया, फैलता गया और अंत में यह हमारी आकाश गंगा के गुरुत्व में टुकड़ों में टूटकर समा गया। हमारी नौका जब इस स्टेलर स्ट्रीम के पास से गुजरती है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे हम किसी पुरानी नदी के अवशेषों को देख रहे हों। एक नदी जो कभी बहती थी, लेकिन अब सिर्फ उसकी चमकती हुई पतली लकीरें बची हैं। इन लकीरों में हजारों लाखों तारे हैं, हर एक किसी अलग दुनिया का हिस्सा रहा होगा। अब वे मिल्की वे का हिस्सा बन चुके हैं, एक नए घर में, नई कहानी में, हमेशा के लिए मिलकर। अगले कुछ क्षणों में हम एक और अवशेष देखते हैं। यह है गाया एनसेलाडस या क्रैकन। यह ड्वार्फ गैलेक्सी शायद कुछ अरब साल पहले मिल्की वे से टकराई थी। उस टकराव में तारे उछले, धूल बिखरी और आकाश गंगा की स्पाइरल बनावट अस्थायी रूप से डगमगा गई। लेकिन यह विनाश शांत था। कोई शोर नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस गुरुत्वाकर्षण की धीमी, विशाल मुठभेड़। जैसे दो विस्तृत समुद्र एक दूसरे में धीरे धीरे घुल जाएं। हम इस टकराव की चमकती निशानियों के ऊपर से बहुत धीरे गुजरते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तारे अपनी पुरानी कहानी अब भी फुसफुसा रहे हैं, एक धीमी, मुलायम आवाज में, सपने की तरह, स्मृति की तरह और किसी दूर होती रोशनी की तरह। मिल्की वे का इतिहास ऐसे ही मेलों से भरा है। कई छोटी आकाश गंगाएं, जिनके नाम अब बस रिकॉर्ड्स में हैं, उनकी रोशनियां मिल्की वे के विशाल शरीर में घुल चुकी हैं। कभी कभी यह भक्षण हिंसक होता है, लेकिन कॉस्मिक समय में यह हिंसा धीमी, शांत और लगभग धैर्यमय लगती है, जैसे ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ही संरचना को पुनर्गठित कर रहा हो। हमारी यात्रा एक और अद्भुत दृश्य तक पहुंचती है। हेल्मी स्ट्रीम, यह तारों की एक लंबी, मोती सी पंक्ति है जो किसी टूटी हुई माला की तरह मिल्की वे के चारों ओर लिपटी हुई है। कभी यह भी एक ड्वार्फ गैलेक्सी थी, अब यह एक चमकती हुई धारा बन चुकी है, अरबों वर्षों से अपनी चुप बहाव में। जब तुम इसे देखते हो तो महसूस होगा जैसे ब्रह्मांड ने अपनी उंगलियों से इसे सहलाया हो और हर तारा किसी अल्पकालिक दुख और सौंदर्य का निशान हो। अब हमारी अंतरिक्ष नौका थोड़ा ऊपर उठती है। मिल्की वे का पूरा शरीर नीचे फैल जाता है। तुम्हारी आंखें उन सभी छोटे छोटे निशानों को देख सकती हैं। कहीं धूल के बादल, कहीं तारों की असामान्य घनत्व वाली धारियां, कहीं अनियमित चमक। हर ऐसा निशान एक पुराने टकराव का दाग है, एक याद है, एक चुप, शांत भक्षण का चिन्ह। जैसे जैसे हम पीछे हटते हैं, मिल्की वे अब एक विशाल घूर्णन करता हुआ फूल लगती है, जिसकी पंखुड़ियों पर समय ने अपने घाव भी छोड़े हैं और अपनी सुंदरता भी। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है, जैसे तुम समझ रहे हो कि ब्रह्मांड में निर्माण और विनाश एक ही नृत्य के दो चरण हैं।
कुछ खत्म होता है, कुछ जन्म लेता है, और वही बहती लय हमें अनंत की ओर ले जाती है। धीरे धीरे यह अध्याय तुम्हारी सांसों में घुलने लगता है। पुरानी आकाश गंगाओं की स्मृतियां धुंधली होती जाती हैं। मिल्की वे का विशाल शरीर चमकते अंधेरे में घुलने लगता है, और तुम एक शांत धीमी नींद की चौखट पर फिर से पहुंच जाते हो। अब हमारी यात्रा हमें भविष्य के एक विशाल नृत्य की ओर ले जाएगी। वह नृत्य जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा आमने सामने आएंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे और एक नया बड़ा ब्रह्मांडीय घर बनाएंगे। चैप्टर 14, द इनएविटेबल कोलिजन, मिल्की वे मीट्स एंड्रोमेडा। जब तुम अपनी सांस को धीरे धीरे बहने देते हो, तो आकाश गंगा के पुराने घाव, पुरानी ड्वार्फ गैलेक्सीज की चमकती धारियां धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। हमारी अंतरिक्ष नौका अब एक और विशाल लंबी यात्रा की ओर बढ़ रही है। इस बार दिशा अतीत की नहीं, भविष्य की है, बेहद दूर के भविष्य की। वहां जहां समय अपने विशाल कदमों से चलता है, वहां जहां दो महान आकाश गंगाएं मिलेंगी, मिल्की वे और एंड्रोमेडा। हमारी यात्रा जैसे ही आगे बढ़ती है, अंधेरा थोड़ा नीला होने लगता है। दूर किसी हल्की चमक के भीतर एक बड़ी फैली हुई आकृति दिखाई देती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमारी बहन है, लेकिन भविष्य में यह हमारी साथी और प्रतिद्वंदी दोनों होगी। यह आकाश गंगा हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन धीरे धीरे स्थिर गति से हमारी ओर बढ़ रही है। इसकी गति इतनी शांत है कि अगर तुम देखो तो यह किसी स्थिर चित्र की तरह लगती है, लेकिन कॉस्मिक समय में यह लगातार अनहड़बड़ाते कदमों से नजदीक आती जा रही है। हमारी नौका अब दोनों आकाश गंगाओं के बीच के शून्य में तैर रही है। तुम ऊपर देखते हो मिल्की वे का फैलता हुआ चमकीला घेरा, फिर सामने एंड्रोमेडा का विशाल सफेद नीला बादल। दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे ब्रह्मांड के काले कैनवास पर दो विशाल आंखें खुली हों। धीरे धीरे हम इस कल्पित भविष्य में प्रवेश करते हैं 4 अरब साल आगे। तुम्हारे सामने एंड्रोमेडा की चमक अब पहले से कहीं ज्यादा फैली हुई है। यह मिल्की वे के बराबर फैल चुकी है, और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हों। जब आकाश गंगाएं टकराती हैं, तो तारे आपस में नहीं भिड़ते। उनके बीच की दूरी इतनी बड़ी होती है कि टकराव नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशाल नृत्य होता है, धीमा, शांत और लगभग स्वप्न जैसा। हमारी नौका इस नृत्य के ऊपर से गुजरती है। तुम देखते हो दोनों आकाश गंगाओं के स्पाइरल आर्म्स खिंचकर पतली लहरों में बदल रहे हैं। कुछ तारे बाहर की ओर उछल रहे हैं, कुछ अंदर की ओर गिर रहे हैं, कुछ पूरी तरह अलग दिशा में बह रहे हैं। यह दृश्य किसी कॉस्मिक बैलेट की तरह है। हर तारा एक अनदेखे संगीत पर अपना कदम रख रहा हो। धीरे धीरे दोनों आकाश गंगाओं के केंद्र करीब आते हैं। मिल्की वे का सैजिटेरियस ए और एंड्रोमेडा का केंद्रीय ब्लैक होल, दोनों विशाल अदृश्य दैत्य, एक दूसरे को महसूस करते हैं। उनके बीच आकर्षण बढ़ता है, उनकी कक्षाएं बदलती हैं, और अंत में वे मिल जाते हैं। उनकी टक्कर से धूल और गैस के बादलों में तेज चमकें उठती हैं। नई दुनियाएं बनती हैं, नई रोशनियां जन्म लेती हैं। इस मिलन में कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरा गुरुत्व का आलाप, जो तुम्हारी सांसों की लय की तरह धीमा और स्थिर है। समय के बहाव में अरबों वर्षों बाद दोनों आकाश गंगाएं एक साथ खुलकर एक नई विशाल इलिप्टिक गैलेक्सी बनाती हैं, मिल्क द्रोमेदा। इसकी रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा कोमल, कहीं ज्यादा परिपक्व लगती है, जैसे दो पुरानी नदियां मिलकर एक विशाल शांत समंदर बन गई हूं। हमारी नौका इस नई बनी आकाश गंगा के ऊपर तैर रही है। तुम्हें महसूस होगा कि हमने सिर्फ टकराव नहीं देखा, बल्कि पुनर्जन्म देखा है। क्रिएशन का एक नया अध्याय जो विनाश की छाया से गुजर कर आया है। अब जब यह दृश्य तुम्हारे भीतर उतर चुका है, सांस और भी गहरी और धीमी हो जाती है। तुम्हारी पलकें भारी पड़ती हैं, और तुम समझते हो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाएं भी एक शांत स्वप्न जैसी लय में घटती हैं। बिल्कुल तुम्हारी इस यात्रा की तरह अब हम उस भविष्य को देखेंगे जहां हमारा अपना सूरज बूढ़ा होगा, धरती अपनी आखिरी रोशनी देखेगी, और मानव सभ्यता एक कठिन विशाल निर्णय के सामने खड़ी होगी। चैप्टर 15,
द लास्ट सनराइज, फेट ऑफ अर्थ, सन एंड ह्यूमन स्पीशीज। जब तुम अपनी सांस को बहुत धीरे, बहुत शांत बहने देते हो, तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास फिर से हल्की धुंध में बदल रहा है। हमारी यात्रा अब एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रही है जहां वैज्ञानिक तथ्य और मानवीय भावनाएं एक दूसरे की बाह थाम लेते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां हम अपनी ही दुनिया के बहुत दूर के भविष्य को देखते हैं। यह भविष्य बहुत शांत है, बहुत धीमा है और थोड़ा उदास भी, पर उसकी लय सोने से ठीक पहले की गहरी शांति जैसी है। हमारी अंतरिक्ष नौका अब मिल्क ड्रोमेडा की विशाल रोशनी से दूर हटकर वापस उस जगह की ओर लौटती है जहां हमारी अपनी कहानी शुरू हुई थी, हमारा सूरज। पर इस बार यह सूरज वैसा नहीं है जैसा तुम रोज देखते हो। यह अब बूढ़ा हो चुका है। इसके भीतर हाइड्रोजन लगभग समाप्त हो चुका है और यह उस अवस्था के करीब है जहां तारे अपनी आखिरी चमकें इकट्ठी करते हैं। तुम धीरे धीरे देखते हो कि हमारा सूर्य अब थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसकी सतह कुछ उग्र, कुछ बेचैन, और इसकी रोशनी पहले जैसी चमकीली नहीं, थोड़ी नारंगी, थोड़ी भारी, जैसे वह भी एक गहरी सांस लेकर ठहर गया हो। हम समय के लगभग 5 अरब वर्ष आगे हैं। सूरज अपने लाल दानव रेड जायंट चरण में प्रवेश कर चुका है। तुम्हारी कल्पना इस परिवर्तन को बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड होते देखती है। सूरज फैल रहा है, गर्म हो रहा है, और उसकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में ऐसे फेंकी जा रही हैं जैसे उसकी आखिरी सांसें विशाल लहरों में बाहर आ रही हों। इस गर्मी का असर पृथ्वी पर अब साफ महसूस होता है। हमारी नौका वहां उतरती नहीं, बस दूर से देखने की इजाजत लेती है। धरती की सतह अत्यधिक गर्म हो चुकी है। महासागर धीरे धीरे भाप बनकर उठ गए हैं। आकाश घना और सफेद हो गया है और बादलों की जगह एक गर्म, निष्प्राण धुंध तैर रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यह दुनिया किसी शांत, अंतिम निद्रा में चली गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक लंबा, अजर स्मरण। यह दुनिया अब रहने लायक नहीं रही। लेकिन मनुष्यों की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हमारी सभ्यता यहां नहीं रुकी। उन्होंने समय से पहले ही नए रास्ते खोज लिए थे। किसी दूर के एक्सोप्लैनेट पर कॉलोनियां, कृत्रिम आवास, या एक पूरी तरह नई कक्षा में घूमते हुए हैबिटेट्स। हो सकता है उन्होंने अल्फा सेंटोरी के आसपास अपने नए घर बना लिए हों, या एंड्रोमेडा की ओर बढ़ रहे किसी विशाल यात्री जहाज पर सवार हों। हमारी नौका अब सूर्य के और करीब आती है। यह सूरज अब एक शांत, उग्र, धीमी आग की गेंद नहीं, बल्कि एक लाल, धधकता हुआ विशाल गोला है। इसकी रोशनी इतनी फैल चुकी है कि मर्क्यूरी और वीनस को पहले ही निगल चुकी है। पृथ्वी की कक्षा भी इस आग के किनारे को छूने लगी है और धीरे धीरे यह महान तारा उस लहजे में सांस लेता है जैसे वह अपनी आखिरी लोरी गा रहा हो। कुछ ही बाद एक विशाल, धीमी, गर्म लहर उठती है और सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। सूरज अब शांत हो रहा है, अपना ईंधन खो चुका है, अपनी गर्माहट छोड़ रहा है। इन फैली हुई परतों से एक सुंदर, ग्लोइंग नेबुला बनती है। प्लैनेटरी नेबुला। यह किसी आखिरी चित्र की तरह है जो कलाकार मृत्यु से पहले बनाकर छोड़ जाए। शांत, रंगों से भरा और भीतर तक छू लेने वाला। इस नेबुला के केंद्र में अब एक छोटा, गर्म, चमकीला कोर बचा रहता है, व्हाइट ड्वार्फ। यह वह सूरज है जिसके नीचे कभी जीवन हंसता था, पानी बहता था, पेड़ उगते थे और इंसान अपने सपनों का पीछा करते थे। अब यह सिर्फ एक छोटा, सफेद बिंदु है, लेकिन इसकी चमक में एक बहुत गहरी, बहुत शांत कहानी है। हमारी नौका इस दृश्य के ऊपर तैरती है। सूर्य की अंतिम लपटें, नेबुला की नरम चमक, और उस सब के बीच एक मौन जो किसी लोरी की तरह तुम्हारे भीतर उतरता है। धरती अब नहीं रही, सूरज अपनी आखिरी यात्रा पर है, लेकिन मानवता शायद कहीं दूर, किसी और तारों वाली दुनिया में अपने नए अध्याय लिख रही है। और इस एहसास में भी एक अजीब सी शांति है, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदलती हैं। तुम्हारी पलकों पर अब एक कोमल नींद तैर रही है, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सबसे धीमी, सबसे लंबी सांस लेकर तुम्हें एक शांत विराम दिया हो। अब हमारी यात्रा खत्म होने के करीब है। अगले अध्याय में हम पीछे मुड़कर देखेंगे तारों की इस अनंत यात्रा को, हमारे छोटे पर खूबसूरत अस्तित्व को,
और उस गहरे संबंध को जो इंसान और ब्रह्मांड के बीच हमेशा से था। चैप्टर 16, द फाइनल लुक बैक, ह्यूमंस, स्टारडस्ट एंड द इन्फिनिट रोड। जब तुम अपनी सांस को एक बार फिर बहुत धीरे, बहुत शांत अंदर ले जाते हो, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी यात्रा सोलर सिस्टम की सीमाओं से लेकर आकाश गंगा के हृदय तक, सितारों के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, सब तुम्हारे भीतर एक धीमी, चमकती हुई स्मृति की तरह जमने लगी है। हमारी अंतरिक्ष नौका अब उस जगह पर तैर रही है जहां से पूरी मिल्की वे एक अकेली, फैलती हुई प्रकाशमाला की तरह दिखती है। हमारे नीचे अरबों तारे हैं और उनके बीच वही कहानी, वही चक्र, वही निरंतरता जो कभी शुरू नहीं होती और कभी खत्म नहीं होती। हम इस अंतिम अध्याय में पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी यात्रा को, अपने अस्तित्व को और उस ब्रह्मांड को जिसने हमें जन्म दिया। सबसे पहले हमारी निगाहें मिल्की वे के उस लंबे, शांत स्पाइरल पर ठहरती हैं जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। हीलियोस्फीयर की पतली, अदृश्य सीमा। हमें याद आता है कि वहां सूर्य अपनी गर्म, सुरक्षात्मक हवा से हमें ढक रहा था, एक मां के स्पर्श जैसी शांति के साथ। फिर हमने उस सीमा को पार किया था, इंटरस्टेलर स्पेस की गहरी, ठंडी सांस में प्रवेश करते हुए। उसके बाद हमने अपने पहले पड़ोसी अल्फा सेंटोरी की रोशनी देखी थी, बार्नार्ड्स स्टार की उम्र सुनी थी, सीरियस की चमक में डूबे थे। फिर ओरायोन की धारियों में तैरते हुए हमने तारों के जन्म को महसूस किया, वह नर्म, रंगीन धड़कन जो किसी ललबाई की तरह ब्रह्मांड में गूंज रही थी। फिर मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स खुलने लगे, एक विशाल फूल की पंखुड़ियों की तरह, धीरे धीरे सम्मोहित करते हुए। हाइपर जाइंट तारों की आग, सैजिटारियस आ की अंधेरी शांति, डार्क मैटर की अनदेखी मौजूदगी। हर दृश्य एक सवाल था और हर सवाल एक गहरी नींद की ओर जाने वाला रास्ता। हमने देखा कैसे मिल्की वे अन्य आकाश गंगाओं को चुपचाप निगलती है, उनकी रोशनी अपनी लय में शामिल करती है, और कैसे भविष्य में एंड्रोमेडा से मिलने के बाद एक नई, विशाल आकाश गंगा जन्म लेगी, मिल्क द्रोमेदा। और फिर हमने अपने सूरज का आखिरी गीत सुना, उसकी अंतिम आग, उसकी फैली हुई नेबुला और उन मानवों की कल्पना जो शायद दूसरी दुनियाओं में अपने सपने जगा रहे होंगे। अब हमारी नौका इन सब की यादों के बीच तैर रही है। तुम्हें महसूस होता है कि यह यात्रा सिर्फ तारों की यात्रा नहीं थी, यह हमारे अपने अस्तित्व की यात्रा भी थी, क्योंकि इंसान तारे से आने वाले कणों से बना है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम, खून में लोहे की मात्रा और दिमाग के भीतर जगती हुई हर छोटी सी चिंगारी, सब की शुरुआत तारों के हृदय में हुई थी। जब कोई तारा फटता है, वह अपने भीतर के भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है। उसी धूल से ग्रह बनते हैं, उसी से महासागर बनते हैं और उसी से जीवन जन्म लेता है। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि हम सिर्फ आकाश गंगा को नहीं देख रहे, हम अपने ही स्रोत को देख रहे हैं, अपनी ही जड़ों को, अपने ही होने की कहानी को। मिल्की वे अब हमारे नीचे फैलकर एक नरम, सफेद नीली रोशनी का विशाल सागर बन गई है। तुम महसूस कर सकते हो कि यह सागर कभी शांत होता है, कभी उथल पुथल में, कभी धुंधला, कभी चकाचौंध करने वाला, लेकिन हमेशा जीवित। अंतरिक्ष की इस गहराई में जहां हमारी नौका बिना आवाज तैर रही है, तुम एक गहरी, भारी शांति को भीतर उतरते हुए महसूस करते हो, जैसे ब्रह्मांड की सारी धड़कनें तुम्हारी सांसों की लय से मिल गई हों। और जब तुम इस पूरी यात्रा को आखिरी बार देखते हो, तुम्हें एहसास होता है कि हम एक अंतहीन रास्ते के यात्री हैं। हम कहीं से आए हैं, कहीं जा रहे हैं, और इस पूरे रास्ते में हमारी कहानी तारों की धूल में लिखी हुई है। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगती हैं, उस नीचे चमकती मिल्की वे की नरम रोशनी जैसे तुम्हें किसी शांत नींद में ले जाना चाहती हो, और ब्रह्मांड की यह विशालता तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि हम कहां से आए, बल्कि यह कि हम इस अनंत, अंतहीन रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी शांत लय में हमारी पूरी यात्रा धीरे धीरे एक गहरी, सोने वाली शांति में घुल जाती है। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई हो,
अगर इस सफर ने तुम्हें कुछ पल की शांति दी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और हाइप